नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रही हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज बुधवार 25 सितंबर को वोटिंग हो रही है। इस चरण में 26 सीटों पर मतदान हो रहा है, जिसके लिए चुनाव आयोग ने 3500 मतदान केंद्र बनाए हैं। आपको बता दें कि इस दूसरे चरण के मतदान के लिए 239 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रमुख तारिक हमीद कर्रा और बीजेपी के जम्मू कश्मीर प्रमुख रविंद्र रैना शामिल हैं। साथ ही बता दें कि इन सीटों पर 25.78 लाख वोटर हैं। इनमें 13.12 लाख पुरुष और 12.65 लाख महिला वोटर हैं। थर्ड जेंडर के 53 वोटर हैं। वोटिंग को देखते हुए पूरे जम्मू कश्मीर और पीर पंजाल घाटी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में हो रहे मतदान के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर ट्वीट कर लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की। पीएम मोदी ने लिखा कि जम्मू कश्मीर में आज विधानसभा चुनाव के दूसरे दौर की वोटिंग है। सभी वोटर से मेरी अपील है कि वे अपना वोट जरूर दें और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। इस अवसर पर पहली बार वोट डालने जा रहे सभी युवा साथियों को मेरा अभिनंदन। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा कि जम्मू कश्मीर के दूसरे चरण में मतदान के लिए जा रहे सभी मतदाताओं से आतंकवाद मुक्त व विकसित जम्मू कश्मीर के निर्माण हेतु अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील करता हूं। एक ऐसी सरकार के लिए रिकॉर्ड मतदान करे जो जम्मू कश्मीर के युवाओं के स्वर्णिम भविष्य, वंचितों व महिलाओं के अधिकार व यहाँ के विकास के लिए कटिबद्ध होकर कार्य करे। आज लोकतंत्र को मजबूत करने और जम्मू कश्मीर को आतंकवाद, परिवारवाद व भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिए वोट करें। वोट डालने पहुंचे जम्मू कश्मीर भाजपा के अध्यक्ष और नौशेरा विधानसभा सीट से उम्मीदवार रविंद्र रैना ने कहा कि भाजपा पार्टी को जनता का समर्थन मिला है। दूसरे चरण के लिए लंबी कतारों में वोटर्स वोटिंग के लिए निकले हैं। उन्होंने कहा कि नौशेरा विधानसभा क्षेत्र जो एलओसी से सटा इलाका है, नियंत्रण रेखा पर है। यहाँ पर मतदान हो रहे हैं। भाजपा की ज़बरदस्त जीत होगी और हमारी सरकार बनेगी। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर भी बयान देते हुए कहा कि भाजपा की जीत होगी तो मुख्यमंत्री भी होगा और जो भी चेहरा होगा स्वीकार्य होगा। न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट में एशिया सोसाइटी को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि चीन के साथ हमारा एक कठिन इतिहास रहा है। चीन के साथ हमारे स्पष्ट समझौतों के बावजूद हमने कोविड के दौरान देखा कि चीन ने इन समझौतों का उल्लंघन करते हुए एलएसी पर बड़ी संख्या में सेनाएं भेजी। यह संभावना थी कि कोई दुर्घटना होगी और ऐसा हुआ भी। झड़प हुई और दोनों तरफ से कई सैनिक मारे गए। इसने एक तरह से दोनों देशों के बीच रिश्ते को प्रभावित किया। विदेश मंत्री ने कहा कि जब मैंने कहा कि इसका 75% हल हो गया है, यह केवल डिसएंगेजमेंट के बारे में है, लेकिन गश्त के कुछ मुद्दों को हल करने की अभी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अगला कदम डीएस्केलेशन होगा। ओडिशा में सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा केंद्रों के नर्सिंग कर्मचारियों ने अपनी 10 मांगों को लेकर आज बुधवार से 2 दिवसीय आंदोलन की घोषणा की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन मांगों में संविदा कर्मियों को नियमित करना और आउटसोर्सिंग को खत्म करना शामिल है। ओडिशा नर्सिंग कर्मचारी संघ की अध्यक्ष सुचिस्मिता दास ने कहा कि उन्होंने राज्य सरकार के समक्ष कई बार अपनी मांगें उठाई हैं, लेकिन सरकार उन पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि इसलिए हमने आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को बाधित किए बिना बुधवार को विरोध प्रदर्शन शुरू करने का फैसला किया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा कि 4 सितंबर को हम NLFT यानी नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ATTF यानी ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स के साथ दिल्ली गए थे और केंद्रीय गृह मंत्री भी वहां थे। इस संबंध में वहां एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे और आज एक ऐतिहासिक दिन है। आज इन लोगों ने NLFT और ATTF दोनों ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद के साथ आत्मसमर्पण किया है। नॉर्थ ईस्ट में उग्रवादियों ने पूरे नॉर्थ ईस्ट को बर्बाद कर दिया था। जब प्रधानमंत्री मोदी ने पदभार संभाला तो उन्होंने इसके लिए काम किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक नॉर्थ ईस्ट विकसित नहीं होगा तब तक देश भी विकसित नहीं होगा। मुझे लगता है कि अब त्रिपुरा में कोई उग्रवादी संगठन नहीं है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद करता हूं। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तीखी बयानबाजी लगातार जारी है। अब इसी कड़ी में राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला को सलाह दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में चुनाव के मद्देनज़र प्रधानमंत्री मोदी के दौरे होने वाले हैं, जिससे लोगों में उत्साह रहेगा। उन्होंने कहा कि वहां यानी कांग्रेस में परिवार से बाहर कुछ नहीं जाता। रणदीप सुरजेवाला को भी सलाह है कि कहीं आपकी भी हालत कुमारी शैलजा की तरह खराब ना हो जाए। इस बात को ध्यान में रखें, क्योंकि कांग्रेस में परिवारवाद को महत्व दिया जाता है। बॉलीवुड अभिनेत्री और मंडी लोकसभा से भाजपा सांसद कंगना रनौत के 3 कृषि कानून वापस लाने वाले बयान से बीजेपी ने पल्ला झाड़ लिया है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस ने एक्स पर रनौत का एक बिना तारीख वाला वीडियो साझा किया, जिसमें वह कथित तौर पर हिंदी में कह रही हैं कि जो कृषि कानून निरस्त किए गए हैं उन्हें वापस लाया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि यह विवादास्पद हो सकता है। किसानों के हित में कानून वापस लाए जाएं। किसानों को खुद इसकी मांग करनी चाहिए ताकि उनकी समृद्धि में कोई रुकावट नहीं रहे। कांग्रेस ने इस वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा कि किसानों पर थोपे गए 3 काले कानून वापस लाए जाएं। यह बात भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कही है। देश के 750 से अधिक किसान शहीद हो गए, तब जाकर मोदी सरकार जागी और ये काले कानून वापस लिए गए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अब बीजेपी सांसद इन कानूनों को वापस लाने की योजना बना रहे हैं, लेकिन कांग्रेस किसानों के साथ है। ये काले कानून कभी वापस नहीं होंगे, चाहे नरेंद्र मोदी और उनके सांसद कितनी भी कोशिश कर लें। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने हरियाणा में विधानसभा चुनावों का स्पष्ट संदर्भ देते हुए कहा कि हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। हरियाणा करारा जवाब देगा। अब पार्टी सांसद कंगना रनौत की टिप्पणी को बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने उनका निजी बयान करार दिया है। गौरव भाटिया ने कहा कि मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह बयान उनका निजी बयान है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि कंगना रनौत भाजपा की ओर से ऐसा बयान देने के लिए अधिकृत नहीं है और यह कृषि बिलों पर बीजेपी के दृष्टिकोण को नहीं दर्शाता है। हम इस बयान की निंदा करते हैं। वहीं भाजपा की इस टिप्पणी के बाद कंगना भी अपने बयान से यू टर्न लेती दिखी। उन्होंने एक्स पर ट्वीट करते हुए इसे अपना निजी बयान बताया। कंगना ने लिखा कि बिल्कुल कृषि कानूनों पर मेरे विचार निजी हैं और इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल मंगलवार को कहा कि अगर केंद्र चाहे तो दामोदर घाटी निगम यानी डीवीसी मुख्यालय को कोलकाता से स्थानांतरित कर सकता है। उन्होंने कहा कि वह ऐसे संगठन के पक्ष में नहीं है जिसने पानी छोड़ा और जिसके कारण 28 लोगों की मौत हुई वह राज्य में रहे। आपको बता दें कि बनर्जी की यह टिप्पणी तब आई है जब राज्य के दक्षिणी हिस्से के कई जिले डीवीसी द्वारा प्रबंधित बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण जलमग्न हो गए हैं। आपको बता दें कि डीवीसी केंद्र के ऊर्जा मंत्रालय के अधीन काम करता है। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र को डीवीसी ले जाने दें, मुझे कोई परवाह नहीं है। उन्होंने कोलकाता से सब कुछ हटा दिया है और अब कुछ भी नहीं बचा है। उन्होंने कोलकाता में एक इमारत डीवीसी मुख्यालय बना रखी है, लेकिन वे कोलकाता की बात नहीं सुनेंगे और बंगाल में पानी छोड़ते रहेंगे, जिससे लोग मारे जाएंगे। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि उनके देश में जो हो रहा है वो जनसंहार है। आपको बता दें कि लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर पिछले 2 दिनों से जारी इजरायली हमलों के बाद से अस्पतालों में घायलों की बाढ़ आ गई है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्री फिरास अबैद ने मीडिया से कहा कि अब ये साफ हो चुका है कि इजरायली हमले में अब तक 550 लोगों की मौत हो चुकी है और मरने वालों में महिलाओं और बच्चों समेत बड़ी तादाद में आम नागरिक शामिल हैं। वहीं इससे पहले मंगलवार को इसराइल ने दावा किया था कि उसकी सेना ने हिजबुल्लाह की रॉकेट फोर्सेस के प्रमुख को मार दिया है। इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी संघर्ष की वजह से इसराइल लेबनान सीमा पर लाखों लोग प्रभावित हुए हैं, जिसके कारण लोग सुरक्षित ठिकानों की तरफ जा रहे हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्री फिरास अबियात ने सोमवार को बताया था कि इसराइल के ताज़ा हमलों की वजह से हज़ारों लोग विस्थापित हुए हैं। इस महीने की शुरुआत में जारी आंकड़ों के मुताबिक
इसमें दक्षिणी लेबनान से विस्थापित 1,13,000 से अधिक लोग शामिल हैं। वहीं उत्तरी इसराइल से करीब 60,000 लोग विस्थापित हुए हैं। इस बीच पिछले हफ्ते इसराइल ने अपने युद्ध लक्ष्यों में इन 60,000 विस्थापित लोगों को सुरक्षित वापस लाने की बात कही थी। इसराइल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि ऐसा करने का एकमात्र रास्ता सैन्य कार्रवाई ही है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।